औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन। वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। अब मैं दावत दूंगा आज के स्पीकर सैयद मोहम्मद सलीम बुखारी साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और लेक्चर का आगाज़ करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। First of all, on behalf of GSK, we welcome all of you that you have spared the special time out of your busy schedule. You know GSK is an ethical company and always promote the quality medicines. And our global quest is to improve the quality of human life by enabling the people to do more, feel better and live longer. आज जो हमारी टॉपिक था that is the community acquired pneumonia and my name is जिक्र किया सलीम बुखारी। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज आपकी रूटीन प्रैक्टिस है, आपका प्रोगेटिव है कि वहाँ पर डायग्नोज करना और वहाँ पर एप्रोप्रिएट रादर मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक जो है प्रिस्क्राइब करना ताकि पेशेंट जो है उसको रिलीफ मिल सके। जस्ट फ्यू जो है वो स्टेटमेंट्स हैं उनको मैं रिव्यू करूँगा, बाकी विल मूव एक डाटा है लोकल वो जिक्र करेंगे और प्रोडक्ट की तरफ जाऊँगा, इतना शॉर्ट में कर सकूँ। जहाँ तक बात डिजीज़ की है, यू नो अबाउट दैट दिस इज द पार्ट ऑफ लोअर RTI कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है एंड एक्यूट इलनेस होती है, एक्यूट इलनेस अप टू +-21 डेज तक, और इसमें स्टोरी स्टार्ट होती है विद ड्राई कफ के साथ और विद द पैसेज ऑफ टाइम दैट बिकम द प्रोडक्टिव कफ। और एक टाइम ऐसा आता है जब स्पूटम का कलर चेंज कराता है, अगर स्पूटम का कलर रस्ट कलर हो जाए या उसमें ब्लड टिंज शामिल हो जाए दैट्स मीन वहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई हैज़ बीन इन्वॉल्व। और पेशेंट में जो है साथ साथ जो है प्लोटिक चेस्ट पेन, डिजनिया, टिकेपनिया देखने में आता है, या उस पर अगर कोई ऑब्वियस काज नहीं है कि वहाँ पर उसको साइनसाइटिस नहीं है या एजमा नहीं है, दिस इज़ कॉल्ड द सस्पेक्टेड कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। और मजीद अगर उसको वहाँ पर आपने कंफर्म करना है तो वहाँ पर एक्सरे परफॉर्म कराएं या रेडियोग्राफी कराएं तो वहाँ पर कुछ नए पैचेस या शेडो नजर आएंगे और उसमें जो है फोकल साइन सिम्टम नजर आएंगे लाइक टेम्परेचर मोर देन 4 डेज हो, तो ऐसी कंडीशन में दिस इज कॉल्ड द डेफिनेट या कंफर्म्ड कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। और यही हमारे आज की जो मेन टॉपिक है, इसके अलावा हम आगे पीछे नहीं जाएंगे, इसकी मजीद टाइप हैं हैप वैप सिर्फ नहीं जाएंगे मोस्टली। और अगर इसकी बात की जाए एपिडेमियोलॉजी के हवाले से तो देखा गया खास तौर पर 2 एज ग्रुप जो है वो मोर वनरेबल हैं, एक अर्ली एज ग्रुप और दूसरा जो है वो एल्डरली एज ग्रुप। शायद दोनों में जो बात चीज़ कॉमन है या मुश्तरक है दैट इज़ द इम्यूनिटी जो है वो कम्प्रोमाइज़ होती है दोनों साइड पे। और ख़ास तौर पर जो जनरल प्रैक्टिस में केसेस आते हैं लोअर RTI के, उसमें अगर देखा जाए कि उसमें निमोनिया की रिप्रेजेंटेशन कितनी है तो दैट इज़ अराउंड अबाउट 5 to 12%। अगर उसको काउंट करें जो टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन है तो वो कितना बनेगा खास तौर पर। और किसी भी लेवल का अगर नमूनिया हो, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, या उसको साइंटिफिकली कह लें और टाइप 1 से लेकर सीवियरिटी इंडेक्स के थ्रू टाइप 3 तक है या टाइप 4 का है या टाइप 5 का है, किसी भी लेवल पे देखें यहाँ पर एक चीज़ आपको कदर मुश्किल नजर आ रही है दैट इज़ ग्रीन कलर इन द पाई चार्ट। वो क्या है? दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। एलोन पैथोजन जो है इसकी इन्वॉल्वमेंट मोर देन 42% तक होती है हर एक कंडीशन में। इसके साथ साथ दूसरी भी हो सकते हैं, इसमें एच इन्फ्लुएंजा, मोरोफिला कैटालिस हो सकते हैं, एटीपिकल पैथोजन हो सकते हैं, इसमें वायरस हो सकते हैं, वायरस और बैक्टीरिया में कंबाइन हो सकते हैं, डिपेंड करता है। यानी इटियोलॉजी विल रिमेन द सेम, उसकी प्रोपोर्शन जो है दैट कैन बी चेंज। टिपिकल में कुछ और हो सकती है, एटीपिकल में कुछ और हो सकती है और वायरल में कुछ और हो सकती है, लेकिन जो इसकी इटियोलॉजी है वो दैट विल बी रिमेन द सेम। अब एक ग्रुप ऑफ पेशेंट है जिसमें आमतौर पर जो है वो एटिपिकल पैथोजन की इन्वॉल्वमेंट है और एक ग्रुप ऑफ पेशेंट जो है इसमें जहाँ पर टिपिकल की इन्वॉल्वमेंट है। तो कोई अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहेगा कि वो पेशेंट जिनमें एटिपिकल पैथोजन की इन्वॉल्वमेंट होती है वहाँ पर ऐसा क्या डिफरेंट नजर आएगा जो कि उन पेशेंट में नहीं होता जो आमतौर पर जिनमें टिपिकल की इन्वॉल्वमेंट होती है। एग्जैक्टली देखिए बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा कि उन पेशेंट जिनमें एटिपिकल की इन्वॉल्वमेंट होती है
तो उनमें मोस्टली जो है हेडेक देखने में आता है, वहाँ डायरिया देखने में आता है वहाँ पर। उसमें खासतौर पर इसके अलावा जो है वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो लो ग्रेड फीवर देखने में आता है खासतौर पर, जबकि जहाँ टिपिकल होंगे वहाँ पर हाई ग्रेड फीवर देखने में आएगा खासतौर पर। इसी तरह वहाँ तक जो है ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड नहीं करी होती। उसकी एक लॉजिक है, क्या वजह है कि वहाँ ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड नहीं करी होती। आमतौर पर जहाँ जो ट्रीटमेंट दी जाती है वो मोस्टली दी जाती है टिपिकल के लिए, लेकिन अगर वहाँ एटिपिकल इन्वॉल्वमेंट है तो वहाँ उसको जो है वो काफ़ी हद तक वहाँ रिजल्ट नहीं मिलते होती। और इसके अलावा मज़ीद अगर बात करें तो पेशेंट में जो है वो एम्बुलेटरी पेशेंट में खास होता है, स्मोकर हजरात में होता है, और ओपीडी के पेशेंट में मोस्टली ज़्यादा देखने में आते हैं खास कंडीशन में। और इसके लिए इसकी आइडेंटिफाई करने के लिए कि इस पेशेंट में एटिपिकल की इन्वॉल्वमेंट है, वर्ल्ड में लेबॉरेटरिकल कोई भी टेस्ट अवेलेबल नहीं है। दैट इज़ हाउ टू कम। वो कहते हैं जब उसको आप क्लिनिकली मैनिफेस्ट करते हैं तो वहाँ पर ये क्लिनिकल फीचर जो है जैसे डॉक्टर ने जिक्र किया है वहाँ पर नजर आती हैं, और वहाँ उसको आप देखते हैं उस पेशेंट में जो है एटिपिकल की इन्वॉल्वमेंट मोस्टली है। उसकी वजह क्या है कि इसमें जो है वो लेबॉरेटरिकल टेस्ट नहीं होते, इसमें कि जो एटिपिकल पैथोलॉजी में मोस्टली सेल वॉल इन्वॉल्व नहीं होती। दैट्स वाई वो ग्राम स्टेन को अटेन नहीं कर पाते, और उसमें जो है वो पेशेंट बस नहीं पता चलता कि इसमें कौन सा एटिपिकल इन्वॉल्वमेंट है, सिवाय चंद वायरसेस के और कुछ लेजनेरिया के स्पीशीज़ के अलावा। अगर टिपिकल की बात की जाए तो उसमें स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई है, एच इन्फ्लुएंजा है, मोर्बेलिया कैटरलिस है, और अगर स्टेफ ऑरिस तो वहाँ कंडीशन वास्ट हो सकती है पेशेंट में खास होती है। और जहाँ अगर बात करें एटिपिकल की, इसमें लेजिनेला है, माइकोप्लाज्मी है, माइकोप्लाज्मा है, और उसमें जो है क्लेमाइडा स्ट्रेशी और क्लेमाइडा न्यूमोनियाई इसमें शामिल है उसमें। ये दिखाया कि यहाँ दोनों में जो है दरमियान में कॉमन चीज़ें हैं जो स्टार्ट में जिक्र किया था, लेकिन एटिपिकल में जब अपनी बात की जो डॉक्टर ने जिक्र किया है उसमें वो हो सकती है जिसमें खासतौर पर एटिपिकल की इन्वॉल्वमेंट होती है। आई एम डूइंग शार्ट। और जहाँ तक पेशेंट है आपका साथ नमूनिया का, तो वहाँ नहीं पता चलता कि इसमें कौन सा बैक्टीरिया या पैथोजन इन्वॉल्व है। 50% से लेके 60% केसेस में जो है ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाता, लेकिन जब उसको PCR कराते हैं, आप उसको जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और तमाम डाटा के बाद आप देखते हैं कि इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट कैसी है, तो वहाँ पर देखा गया वंस अगेन वो चीज़ को एंडोर्स करा है कि वहाँ 33 से लेके 50% तो जो है दैट इज़ द स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, और फिर एच इन्फ्लुएंजा, और बाकी उस तरह हो सकते हैं, डिपेंड करता है पेशेंट में। पेशेंट आता है तो वहाँ पर ये क्वेश्चन में जहन में आता है कि इस पेशेंट को कहाँ पर ट्रीट किया जाए, ओपीडी में ट्रीट करना है, इसको हॉस्पिटलाइज किया जाए या इसको आईसीयू में भेजा जाए, और उसमें कौन सा एंटीबायोटिक दिया जाए और कितने से दिया जाए, अगर इंजेक्टेबल दे रहे हैं तो उसको कब स्विच किया जाए ओरल पे, और कितना उसका ड्यूरेशन हो। इन तमाम क्वेश्चन का आंसर उस वक्त जहन में आएगा जब आप मोस्टली मेनली पेशेंट को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ निमोनिया सीवियरिटी इंडेक्स की बेसिस पे, कि वहाँ पर आपने देखें उस पर वहाँ आपको बताएगा कि पेशेंट जो है वो आइडेंटिफाई हो गया, निमोनिया का पेशेंट है, अब उसको मजीद फर्दर क्या करना है, उसके लिए आप मोस्टली यूज़ करते हैं अपनी प्रैक्टिस में, दैट इज़ द, इसमें आप इसको जो है वो एंडोर्स करेंगे, दैट इज़ द निमोनिया कर्व 65 स्कोरिंग क्राइटेरिया। इसमें जो कुछ स्टेटमेंट्स हैं, CURB, सी मीन वहाँ कन्फ्यूजन, अगर किसी पेशेंट को जो है वो डिसोरिएंटेशन है पर्सन प्लेस या टाइम के हवाले से, तो उसको 1 पॉइंट रेज करेंगे उन तमाम सिम्टम्स के अलावा जो स्टार्ट में देखी जाती हैं। अगर पेशेंट में उसका जो है ब्लड उसका जो रेज्ड ब्लड नाइट्रोजन यूरिया जो है वो अगर 7 mmol पर लीटर से ज़्यादा है तो उसको भी 1 पॉइंट रेज करेंगे। थर्ड में है R, अगर उसका रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग रेट जो है वो 30 ब्रीदिंग पर मिनट से ज़्यादा है तो उसको भी 1 पॉइंट रेज करेंगे वहाँ पर। फोर्थ में है वहाँ पर ब्लड प्रेशर, उसका सिस्टोलिक 90 और डायस्टोलिक 60 mm मर्करी से है या उससे कम है तो भी इसको पेशेंट को 1 स्कोर पॉइंट करेंगे। और चौथा जो है 65 उसका एज ग्रुप है, अगर एज 65 या उससे अबव है तो उसको भी 1 पॉइंट रेज करेंगे, लेकिन बच्चों के लिए जो है इस नंबर को काउंट नहीं करेंगे। अगर इन तमाम को स्कोर को कैलकुलेट किया जाए, अगर तो स्कोर उसका आता है सिर्फ 0-1 आता है, इसका मतलब पेशेंट जो है वो माइल्ड कंडीशन में है, उसको आप ओपीडी में ट्रीट कर सकते हैं। अगर स्कोर आता है वहाँ 2, इसका मतलब पेशेंट जो है इंटरमीडिएट है, उसको आप जो है एम्बुलेटरी कर सकते हैं, यानी पेशेंट आया, उसको आपने ट्रीटमेंट दी, थोड़ा स्टे किया क्लिनिक में, जैसे स्टेबल हुआ उसको घर भेज सकते हैं। अगर तो उसका स्कोर जो है 3 to 5 है तो वहाँ हर सूरत में पेशेंट को जो है वो हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। अगर तो स्कोर 3 की साइड है तो उसको आप जो है हॉस्पिटलाइज करेंगे, अगर 4-5 की तरफ है तो उसको आप फॉरन पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करेंगे, उसकी प्रॉपर मेडिकेशन, उसकी जो ट्रीटमेंट जो है दैट शुड स्टार्ट। अब जब उसको किसी भी पेशेंट को आप एडमिट करते हैं हॉस्पिटल में या आईसीयू में तो वहाँ पर इंजेक्टेबल्स आप स्टार्ट करते हैं, तो जैसे पेशेंट स्टेबल होता है आप उसको इंजेक्टेबल को कन्वर्ट करते हैं टू द ओरल में, तो वो तमाम क्वेश्चन के जो क्वेश्चन देने थे उनका आंसर मिल जाएगा कि कौन सा एंटीबायोटिक जो है वो इंजेक्टेबल कब स्टार्ट करना है और कब उसको ओरल पे शिफ्ट करना है। और अगर पेशेंट जो है उसका स्कोर ही माइल्ड है तो वहाँ उसको आप उसको ओरल पे शिफ्ट करेंगे स्टार्ट में ही, जहाँ आपको ओपीडी में, तो तमाम का आंसर मिल जाएगा कि कहाँ ओपीडी में पेशेंट को ट्रीट करना है और कहाँ उसको जो है वो आईसीयू में या उसको हॉस्पिटलाइज करना है। हमारे देखा गया है खासतौर पे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में और डेवलपिंग कंट्रीज़ में एक बहुत जो है वो खासतौर पे एक इमर्जर के सामने आ रहा है प्रॉब्लम जो है इशू है फैक्टर, दैट इज़ द AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अगर इसकी बात की जाए इस वक्त सबसे बड़ी क्लिनिक डिजीज़ जो है वो 7.5 मिलियन के साथ जो कैंसर है वर्ल्ड वाइड नंबर 1।
अगर जिस तरह हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर इस तरह इस्तेमाल करते रहे तो इस सबसे बड़ी जो डिजीज़ होगी वो जो किलिंग फैक्टर होगा वो डिजीज़ नहीं होगी, दैट विल बी द AMR। उसकी वजह क्या है, कहते हैं कि 2050 तक तकरीबन 10 मिलियन जो है पीपल जो है उनकी डेथ हो सकती है, जो कि कैंसर से भी कहीं बढ़ जाएगी। तो यहाँ इसका वाहिद हल जो वे आउट है ये है कि वहाँ पर जुडिशियस रादर मोर जुडिशियस जो एंटीबायोटिक राइट इंडिकेशन में जो है उसकी सिलेक्शन की जाए, ताकि हम इस चीज़ को जो है वो कम कर सकें, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमेना आपको जो है रोक नहीं सकते, इसने अपना टाइम लेना, लेकिन बाय द यूजिंग ऑफ एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक हम इसको कम से कम डिले कर सकते हैं इसमें। और कहते हैं कि कभी भी वो कहते हैं अगर आप प्रैक्टिस करें तो आप इस AMR को किस तरह कम कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस में कुछ प्रिंसिपल्स हैं इनको अपनाएं। नंबर 1 कहते हैं कि कभी भी वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल मत करें। अगर आपने देना है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक दें। हमने पिछले 2-3 साल में एक क्लास ऑफ एंटीबायोटिक का बेड़ा गर्क कर दिया, खासतौर पे एंटीबायोटिक को यूज़ करके उसमें वायरल इन्फेक्शन है, वो हम आगे जिक्र करेंगे उसके जहाँ डाटा बताएगा आपको। और दूसरा कहते हैं कि वहाँ पर आप जहाँ भी दें तो उसको डायग्नोज करें, उसकी सिक्योरिटी को असेस करें ताकि आसानी हो कहाँ उसको ट्रीट करना, कौन सा एंटीबायोटिक देना है, कितने से देना है। थर्ड में कहते हैं इसका एरेडिकेशन ऑफ द बैक्टीरियल पैथोजन बहुत ज़रूरी है। अगर बैक्टीरिया एरेडिकेट नहीं होगा तो उसमें रिलीफ नहीं मिलेगा, उसमें रिकरेंस होंगे, रिलैप्स होंगे और जो सिवियरिटी के साथ आते हैं, और पेशेंट में जो है वो प्रॉब्लम AMR का जो है वो परसिस्ट करेगा, पेशेंट में भी और सोसाइटी में भी। फोर्थ में कहता है कि वहाँ पर लोकल रेजिस्टेंस प्रेवलेंस इसका जानना बहुत ज़रूरी है। कोई शेयर करना चाहेगा कि लोकल रेजिस्टेंस जो प्रेवलेंस है इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा इसके जाने से? लोकल रेजिस्टेंस प्रेवलेंस, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा प्रैक्टिस में जो है वो पेशेंट के हवाले से, या हमें अगर पता चल गया कि ये है तो उसका जी गाइडलाइन वो देगी एग्जैक्टली भाई हम कहाँ हमारा यहाँ प्रॉब्लम क्या है। एग्जैक्टली रसम बिल्कुल सही बात है। देखें, हो सकता है कि अमेरिका में किसी एक कैंटेकी में कोई एक बैक्टीरिया है अगेंस्ट एंटीबायोटिक बी के अगेंस्ट वो ससेप्टिबल है, या यूके में किसी कैंटेकी में वो ससेप्टिबल है। एट द सेम टाइम हो सकता है कि वही एंटीबायोटिक उसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्ट कर सकता है इसी डेवलपिंग कंट्रीज में। तो जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ आपको जो लोकल जो रेजिस्टेंट डाटा है वो आपको गाइडलाइन, जैसे डॉक्टर ने जिक्र किया, वो गाइडलाइन देगा, डायरेक्शन देगा कि कौन सा एंटीबायोटिक किस पैथोजन में किस कंडीशन में जो है वो आपके पेशेंट के लिए बेहतर रहेगा। तो ज़रूरी है जो लोकल डेटा है उसका जानना बहुत ज़रूरी है निहायत, इसीलिए हमने एक यहाँ डाटा भी शामिल किया आखिर में एक स्कोर का डेटा के हवाले से। और चौथा नंबर कहते हैं क्वालिटी डायरेक्ट लिंक है उसके जो है वो ट्रीटमेंट के साथ, कि अगर जिसमें पेशेंट में किसी आप मेडिसिन दे रहे हैं अगर उसमें क्वालिटी नहीं है तो पेशेंट में ट्रीटमेंट फेलोर की तरफ पेशेंट जा सकता है। और लास्ट में है कि एम्पिरिकली यू नो अबाउट दैट कि एंटीबायोटिक कहाँ इस्तेमाल करना है ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, कि कौन सा एंटीबायोटिक किस इंडिकेशन में किस बैक्टीरिया के अगेंस्ट इस्तेमाल करना है। कहते हैं उसके साथ साथ मगर बाकी चीज़ें जो है उनको भी इन्वॉल्व करें और इंटेलिजेंटली जो है एम्पिरिकली ट्रीटमेंट जो है उसको इस्तेमाल करें आप। और लास्ट में कंप्लाइंस, कौन सा इंजेक्टेबल देना है, कब उसको शिफ्ट करना है, किस रूट से देना है, ये तमाम चीज़ें कहते हैं इसका जानना बहुत ज़रूरी है अपनी प्रैक्टिस में, ताकि आप AMR को कम से कम कर सकें। और जहाँ तक बात है, देखें सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कहाँ होता है, किस कंट्री में होता होगा अंदाजन? जहाँ आबादी ज़्यादा होगी लॉजिकली, वो आप भी सही करें, उस पर भी आएंगे कि वो आप क्यों सही करें, कैसे एग्जैक्टली। देखें सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है, हमारे 7 मुल्क है, इंडिया उसने क्रॉस किया चाइना को 1.48 बिलियन, और दूसरे नंबर पे 1.47 के साथ जो है वो चाइना है। और तीसरा बड़ा मुल्क ऐसा होना चाहिए जिसकी आबादी कम से कम 1 बिलियन तो हो, चलो इससे भी 600-700 मिलियन तो हो। सितम ज़रीफ़ी तीसरा बड़ा मुल्क जो है पाकिस्तान, जो डॉक्टर साहब जिक्र किया कि सिर्फ 240 मिलियन की आबादी है, 24 करोड़ की आबादी का मुल्क है, और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जो है 65% इंक्रीज़ हुआ है फ्राम 2002 टू 2015, जो कि एक बहुत बड़ा अलमिया है, खास पे एक सोचने वाली बात ही, लम्हा फिक्र जिसे कह सकते हैं। और दूसरा ये कहते हैं कि हमारे यहाँ देखा गया है कि अब खास तौर पे एग्रीकल्चर में भी और लाइफ स्टॉक में भी ग्रोथ सप्लीमेंट के तौर पर जो है वहाँ पर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बढ़ गया है, और उनकी एंड प्रोडक्ट दैट इज़ यूज बाय द ह्यूमन बीइंग, तो वहाँ से रेजिस्टेंट पैथोजन जो है वो ट्रांसफर करें टू द ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर हो रहे हैं। और एक और चीज़ देखें, यहाँ सबसे बड़ी फिगर लिखी है 30 to 50%, इसमें जो है इनएप्रोप्रिएट प्रिस्क्राइबिंग, इसमें बहुत सारे पहलू शामिल हैं। एक तो इसमें मिस डायग्नोसिस शामिल है, सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक भी शामिल है, यहाँ बहुत सारे देखें आप खुद आप देख सकते हैं कि कहाँ क्या इशू आ रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, आपने किसी पेशेंट को रिकमेंड किया 10 दिन के लिए या 12 दिन के लिए 14 दिन के लिए एंटीबायोटिक, आपने उसको TDS रिकमेंड किया, पेशेंट क्या करता है, उसको एक दिन तो TDS ले लेगा, अगले दिन वो शायद उसको BD ले लें, फिर वो अगले दिन छोड़ ही देता है, फिर उसको दोबारा याद आएगा यार मैंने एंटीबायोटिक लेना है, फिर वो OD लेगा या BD लेगा, फिर दिन छोड़ देगा। यानी वो पूरी ट्रीटमेंट जो है वो 12 दिन के 10 दिन के 7 दिन वो भी नहीं करेगा, वो 3-4 दिन करता है। तो क्या ख्याल है, वहाँ एंटीबायोटिक काम करेगा? और यही वजह है कि हमारे मुल्क में सबसे बड़ा इशू जो है वो जो जितने वर्ल्ड में शामिल है उसमें से ये इशू जो उभर के सामने आया है कि वहाँ पर डोजेज और ड्यूरेशन जो है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ आप रिकमेंड कर दिया, आपने डायग्नोज कर लिया, वेरी गुड, आपने प्रिस्क्राइब कर दिया अच्छा एंटीबायोटिक, वेरी गुड, आपने ये नोट किया पेशेंट जो उसकी ड्यूरेशन पूरी कर रहा है, उसकी ट्रीटमेंट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी पूरी कर रहा है, अगर नहीं करा तो यूजलेस है तमाम। उसको काउंसिल करें, उसको कन्विंस करें कि जो रिकमेंड किया है इसको आपने जुडिशियसली यूज़ भी करना है ताकि आपको रिलीफ मिले। अदरवाइज पेशेंट जो है वो आएगा और उसका जो है वो
उसका फाइनेंशियल कॉस्ट भी है, वो भी इसको जो है वो उसका नुकसान होगा, उसको ज़रूर कन्विंस करें कि वो पूरी इसको जो है ड्यूरेशन को फॉलो करे खास तौर पर। और सबसे बड़ी लास्ट में हमारे यहाँ फिक्र दिया है जो हमारे मुल्क से खास तौर पर जो है लिंक है, सब स्टैंडर्ड स्पोरियस और काउंटरफीट का बेतहाशा इस्तेमाल, जो कि हमारे यहाँ खास तौर पर बहुत ज़्यादा होता है। अगर देखा जाए, छोटी मिसाल देता हूँ कि रिसेंटली जो है वो शेखुपुरा में एक बहुत बड़ा स्कैम पकड़ा गया था कि वहाँ पर मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनीज के जो बड़े बड़े ब्रांड थे उनमें प्लेसिबोस, केमिकल्स और किस तरह की चीज़ें जो है वो मिलाई जा रही थी। दैट स्कैम वाज कॉट। और लिटरली एक अभी रिसेंटली जो है देखा गया, क्लिफ्टन पकड़ा गया केस के, वहाँ पर जो है वो एक्सपायर लेबलिंग हटाने के बाद उस पर जो है वो दूसरी लेबलिंग की जा रही थी। यानी कहने का मतलब हमारे पास जो हमारे मुल्क में जो है ऐसी ऐसी मिसालें हैं माल प्रैक्टिसेस की जो कि प्रमोट कर रही है खासतौर पे AMR को। इसमें 4 तरह के स्टेक होल्डर हैं, एक मेडिकल कंपनियां हैं, दूसरा उसमें डॉक्टर्स आते हैं, तीसरे मेडिकल स्टोर हैं और चौथा पेशेंट इटसेल्फ। हर एक को अपने तय जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करनी होगी, अदरवाइज़ ये किसी एक जो है काम जो है जिम्मे का काम नहीं है। हर एक को अपना काम करना पड़ेगा ताकि इस AMR को कम किया जा सके। और जहाँ तक बात है, देखें हमारे यहाँ जैसे एंटीबायोटिक लॉन्च करते हैं ना, देखा गया मैक्सिमम 2, 3 या 4 साल के बाद हमारे यहाँ उसके अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस पैदा होना शुरू होती है। जबकि अगर यूरोप की बात करें, अगर कोई आपका बहन भाई या कज़न हो तो उनसे पूछें, वहाँ 15, 20 साल बाद भी रेजिस्टेंस देखने में नहीं आती। तो कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा कि हमारे यहाँ से क्या पहलू हैं, कैसे क्या फैक्टर हैं कि यहाँ बहुत तेज़ी से रेजिस्टेंस जो है प्रमोट होती है। ओवर यूज़ है, क्वैकरी है और सेल्फ मेडिकेशन है। देखें सबसे बड़ा सिन है एक्सपोजर ऑफ द मेडिसिन टू द पेशेंट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर, जो कि बहुत बड़ा सिन है। और इसमें जो है जैसे आपने जिक्र किया, ओवर द काउंटर है, रफ यूज़ है, अंडर डोज है, ओवर डोज है। जी सर, सब स्टैंडर्ड जैसे हम जिक्र किया अभी, स्पोरियस है, काउंटरफीट है। और इसके अलावा एक और चीज़ देखें, आप कभी नोट करें, किसी मेडिकल स्टोर पे आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, वहाँ आप देखें उनकी प्रैक्टिस क्या होती है। पेशेंट आएगा, वो उसको पुड़ियाँ बना के दे रहे होते हैं, और क्या करते हैं वो 1 या 2 दिन की बना के दे रहे होते हैं, और उसमें इस्तेमाल क्या करते हैं, ऑक्सी, डॉक्सी या टेट्रा, ऐसे ही डॉक्टर साहब। और करते क्या है, सितम ज़रीफ़ी, चलो उसने दिया एंटीबायोटिक, कम उसको ड्यूरेशन तो पूरा करें, उसके 7 दिन 10 दिन देते हैं, वो देते ही 1-2 दिन के लिए। यानी इट सेल्फ डे 1 से जो है वो प्रमोट करें खासतौर पर वहाँ पर रेजिस्टेंस को। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जहाँ पर एक्सपोजर ऑफ जो है वो मेडिसिन पेशेंट जो है विदाउट क्वालिफाइड डॉक्टर जो है वो एक सीन है खासतौर पर। तो ये तमाम पहलू जो इनको अगर देखा जाएगा तो हम इसको जो है कम कर सकते हैं। ये तमाम मिलकर जो है हमारे यहाँ जो है इसको प्रमोट कर रहे हैं AMR को। WHO ने खासतौर पे जो है जो एंटीबायोटिक का स्टीवर्डशिप प्रोग्राम तरतीब दिया है कि इनको कैसे इस्तेमाल करना है। अगर ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो कहते हैं इन एंटीबायोटिक को जो हम सेव कर सकते हैं। और कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ससेप्टिबिलिटी एज ए फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन रिकमेंडेशन, उसकी जो है क्वालिटी, उसकी अवेलेबिलिटी और उसकी इकोनॉमी के साथ साथ जो है उसकी क्वालिटी, ये तमाम चीज़ें तय करती हैं कि कौन सा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना चाहिए। वो कहते हैं जब भी आप स्टार्ट करें, यूरोप में या अमेरिका में करते हैं तो सिंपली स्टार्ट फ्रॉम द अमॉक्सिसिलिन। अगर वहाँ पर जो कोई इशू आ रहे हैं देन वो अल्टरनेट के तौर पर जाएँ आप ऑगमेंटन में, कि अगर कहीं रेजिस्टेंस का पहलू है। अगर उससे भी आगे जाना, अगर दोनों एलर्जिक हैं देन गो फॉर द सेफ्लोस्पोरिन। अगर इससे भी आगे जाना मकसूद है तो फिर कहते हैं कि वो आप जाएँ फिर वॉच लिस्ट में। लेकिन वॉच लिस्ट के लिए एक वो रिजर्वेशन है कि जैसे स्टार्ट करते हैं डे 1 से उसके अगेंस्ट बैक्टीरिया जो है रेजिस्ट करना शुरू करते हैं। वो कहते हैं वहाँ पर आप उसको स्पेसिफिक और लिमिटेड इंडिकेशन आप दे सकते हैं, और उसमें आप दे सकते हैं इसमें जो है वो खासतौर पर 3rd जनरेशन या एस्ट्रोन ग्रुप सॉरी इसमें मैक्रोलाइज या फ्लोरोक्विनोन। लेकिन अगर आपने इससे भी आगे जाना है, क्योंकि हमारे यहाँ जो खास तय है ना कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या पेशेंट जो इस्तेमाल करके है, आपने मजीद आगे जाना तो लास्ट रिजॉर्ट ऑफ एंटीबायोटिक दैट इज द रिजर्व क्लास। लेकिन वहाँ भी कुछ पहलू जो है रिजर्वेशन है कि वहाँ आप कहते हैं स्पेसिफिक लिमिटेड इंडिकेशन है और स्पेशल सेटिंग में दें, और फिर वहाँ कहते हैं कि वहाँ आप एस्ट्रोनम के ग्रुप दें या 5th जनरेशन। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे ही पेशेंट आता हम क्या करते हैं, इस चार्ट को रिवर्ट कर देते हैं। हम सिंपली स्टार्ट यहाँ से करते हैं रिजर्व क्लास से। तो खुदा ना खासा कल को अगर पेशेंट आता है उसने इतना हैवी एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया है, तो अगर माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन में आएगा तो वहाँ पर वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेंगे जिस तरह उन्हें करना चाहिए। और जहाँ तक एक और बात है कि पिछले 30 साल से, 3 नहीं, पिछले 30 साल से पाकिस्तान में कोई भी एंटीबायोटिक की नई क्लास नहीं आई है, और अगले 10-15 साल भी आने की कोई तवक्को नहीं है। तो फिर क्या करना, वो कहते हैं कि यहाँ पर जरूरी है कि जो खासतौर पे जो वॉच लिस्ट के और रिजल्ट के एंटीबायोटिक हैं इनको सेव करना है हमें फ्यूचर इन्फेक्शन के लिए। एक आपके प्रोफेसर थे, वो बड़ी सी बात कर रहे थे, लाहौर के थे और एक बहावलपुर के, कहते हैं खुदा ना खासा यही अगर जो बैक्टीरियाज हैं अगर एंटीबायोटिक अगेंस्ट रेजिस्ट कर जाते हैं तो जो सिनेरियो होगा आप भूल जाएंगे कोविड को भी, और वहाँ मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी किस हद तक बढ़ जाएंगी, और $1 ट्रिलियन का जो है डेफिसिट बर्दाश्त करना पड़ेगा इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ को। अब भी कोविड से बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो उससे नहीं निकल पाए हैं, जिसमें एक मिसाल जो है इंग्लैंड है। अभी तक उनकी इकॉनमी जो है वो सही तरह जो है वो स्टैंड नहीं कर सकी है कोविड के बाद भी। कहने का मतलब ये तमाम पहलू जो है वो डे बाई डे जो है वो हालात को ख़राब कर सकते हैं।
वो कहते हैं नेवर यूज quinolones एज ए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट चॉइस फॉर निमोनिया, बिकॉज एक तो इसका ताल्लुक किस लिस्ट से है, वॉच लिस्ट से है, यानी डे 1 से रेजिस्टेंस पैदा होती है। दूसरा क्लॉस्ट्रिडियम डिफिकल्ट कोलाइटिस का कर सकते हैं, और अगर किसी टीबी के पेशेंट को दे तो वहाँ पर जो है वो उसका जो डायग्नोसिस कैन बी डिले, उस पेशेंट में पुअर आउटकम देखने में आता है और वहाँ पर रेजिस्टेंस का पहले देखने में आता है। और एक और चीज़ कहते हैं इसका जो साइड इफेक्ट प्रोफाइल है वो इन बहुत पोटेंशियल है, इन सम कंडीशन में वो इरिवर्सिबल है, जो कि खासतौर पर टेंडन को, मसल को, जॉइंट्स को अफेक्ट कर सकते हैं। और अगर किसी पेशेंट में दे रहे हैं आप, खासतौर पर FDA की वार्निंग है 2018 की लेटेस्ट, कि जिन पेशेंट में आप दे रहे हैं उनमें हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है और वहाँ पर मेंटल हेल्थ के वाले से इशू देखने में आते हैं। तो यू आर द बेटर जज के ऑन द बेस ऑफ एफिकेसी, क्वालिटी, सेफ्टी, कि वहाँ पर बेसिस पे कौन सा एंटीबायोटिक आपके पेशेंट के लिए बेहतर रहेगा। और जो हम बात कर रहे थे जिस एंटीबायोटिक का बेड़ा गर्क किया, ये देखें आपके सामने, कहते हैं जिस एरिया में अगर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के लिए मैक्रोलाइड्स जो है उसकी रेजिस्टेंस मोर देन 30% है, सॉरी जिस एरिया में लेस देन 30% है इसकी रेजिस्टेंट, तो उसमें जो है वो खासतौर पे जो है वो मोर देन 30% है, वहाँ पर सिंगल थेरेपी जो है इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है खासतौर पे मैक्रोलाइड्स की। अगर तो वहाँ उसमें इन्वॉल्वमेंट है, उसमें खासतौर पे एटीपिकल पैथोजन की, देन वो कहते हैं गो फॉर दैट। अगर हमारे एरिया में कहते हैं कि खासतौर पर डेवलपिंग कंट्रीज में जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के लिए मैक्रोलाइड्स की रेजिस्टेंस जो है वो 40 से लेके 80% तक चली गई है। तो क्या ख्याल है यहाँ पर एलोथेरेपी देनी चाहिए? वो कहते हैं यहाँ पर मोनोथेरेपी, इंपीरिकल ट्रीटमेंट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ आपको जरूर से देखना पड़ेगा कि वहाँ क्या करना है। वो कहते हैं अगर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है तो वहाँ बेस्ट चॉइस आपके लिए जो है वो दैट विल बी ऑगमेंटन, और अगर वहाँ एटीपिकल इन्वॉल्वमेंट है देन कंबाइन कर इसको मैक्रोलाइड के साथ, या अगर देना चाहें तो उसमें आपके पास जो है वो quinolones भी अवेलेबल हैं। और ये डेटा है जो कि लोकल डेटा है सोर का, सर्वे ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये 2002 से चला आ रहा है और 2024, ये तकरीबन 22 साल हो गए इस डेटा को, और इसमें जो है डे बाय डे इनोवेशन और हम चीज़ें जो है वो नई शामिल कर रहे हैं। और ये लोकल डेटा है, और ये जो डेटा है ये 30 कंट्रीज़ का हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हम सिर्फ पाकिस्तान में बात करेंगे। पाकिस्तान के सिर्फ 2 बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, एक शौकत खानम और एक लियाकत मेडिकल इंस्टीट्यूट कराची, वहाँ से आइसोलेट लिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के और एच इन्फ्लुएंजा के, और उनके बाद उन पर जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अप्लाई किए गए, जिसमें खासतौर पर CLSI है, क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट जो अमेरिका, और यूकॉस्ट यूरोप। उसमें देखा गया डिफरेंट ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक जो है उनकी ससेप्टिबिलिटी कैसी है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के लिए और एच इन्फ्लुएंजा के लिए। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के लिए ऑगमेंटन शो कर रहा है 98.9% ससेप्टिबिलिटी, जबकि अगर बात करें एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, वो दोनों शो कितना कर रहे हैं, जस्ट 33%। अगर इसको रिवर्स करें तो इसका मतलब 67% रेजिस्टेंस इज देयर। जो हमने स्टार्ट में जिक्र किया था उसी बात को ये फेवर कर रहा है कि वहाँ पर रेजिस्टेंस कितनी पाई जा रही है। और quinolones जो है दे आर शोइंग 93 और 95% फॉर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के लिए, जबकि यहाँ सफिक्सिंग जो है उसका डेटा अवेलेबल नहीं है, यानी कहते हैं उसकी निग्लिजिबल जो है उसकी जो है सेंसिटिविटी है अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। दैट्स वाई उसके बाद यहाँ डेटा अवेलेबल नहीं है CLSI का, खासतौर पर सफिक्सिंग के हवाले से। और अगर बात की जाए एच इन्फ्लुएंजा की, तो उसके अगेंस्ट अगर बात की जाए वहाँ पर शो कर रहा है ऑगमेंटन 100% ससेप्टिबिलिटी फॉर एच इन्फ्लुएंजा। अब किसी के ज़हन में या मिथ हो गई है कोई कि शायद पेनिसिलिन जो है सिर्फ ग्राम पॉजिटिव कवर करते हैं, तो यहाँ एच इन्फ्लुएंजा जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और उसके अगेंस्ट जो है ऑगमेंटन शो कर रहा है 100% ससेप्टिबिलिटी। और अगर उसकी बात की जाए उसकी कवरेज जो है बेहतर है एज कम्पेयर टू मैक्रोलाइड्स, quinolones एंड सेफलोस्पोरिन। लास्ट में कहने का मतलब ये है कि जो की पैथोजन है रेस्पिरेटरी जिसमें एच इन्फ्लुएंजा है और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, उन दोनों की कवरेज है आपके सामने है विद ऑगमेंटन एज कम्पेयर टू मैक्रोलाइड, quinolones एंड सेफलोस्पोरिन। और अगर आपके जहन में आता है कि शायद बड़ी कंपनी है कहीं से परचेज कर लिया वो डेटा, आता है अक्सर जहन में, ऐसा नहीं है। ये जो बाकायदा डाटा है ये जर्नल ऑफ अमेरिकन कीमोथेरेपी 2022 जो है उसमें पब्लिश हुआ है। आप अभी जो है सर्च करें, गूगल करें, आपको तमाम डेटा जो है वहाँ पर मिल जाएगा उसमें। और अगर लोकल की बात करें तो जिसकी वर्ल्ड रिकग्निशन जर्नल की जो है वो 5.4 है वर्ल्ड वाइड। और अगर लोकल की बात करें तो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ने इसको वैलिडेट किया है फॉर लोकल यूज़, क्योंकि ये डेटा पाकिस्तान का डेटा है तो आपको डायरेक्शन देगा, आपको गाइडलाइन देगा कि किस एंटीबायोटिक को कहाँ इस्तेमाल करना है। तो वहाँ इसको आप इससे डिस्कस के वाले डेटा के बारे में। लास्ट में इस ड्रग को जो है मोर देन 40 ईयर्स हो गए पाकिस्तान में आए हुए, और दुनिया के तकरीबन 200 के करीब कंट्री हैं, सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जहाँ पर इसको बना पाए हम। ऑगमेंटन का जो साल्ट है क्लेविक एसिड, दैट इज़ द स्कॉटलैंड। वहाँ से बनने के बाद 140 कंट्रीज़ में जो है ये जो है सप्लाई होता है, जिसमें यूरोप भी शामिल है, अमेरिका के कंट्रीज शामिल हैं, उसमें साउथ एशिया भी है, साउथ ईस्ट एशिया भी है, उसमें ऑस्ट्रेलिया के भी हैं, यूरोप के भी हैं और अरब कंट्रीज़ के भी शामिल हैं। उन तमाम में एक ही जगह सप्लाई होता है, दैट इज़ द स्कॉटलैंड। अब किसी के जहन में ये हो शायद अमेरिकन ऑगमेंटन बेहतर होगा या अरब कंट्रीज़ का या ऑस्ट्रेलिया का, नो वे, सब एक ही जगह बनते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं है किसी की क्वालिटी में।
अब जब वहाँ से बनने के बाद चाहे डॉक्टर अमेरिकन प्रैक्टिस कर रहे हैं या यूरोप में या पाकिस्तान में, जब वहाँ से चलता है नियर बाई केमिस्ट तक पहुँचा है, तो उसमें जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी GSK की है, उसकी कोल्ड चेन को मेंटेन करना, उसकी क्वालिटी को। और वहाँ से लेके आपके नियर बाई केमिस्ट तक उसमें मोर देन 300 लेबोरेटरिकल टेस्ट जो है अप्लाई किए जाते हैं। उसका मकसद क्या है, जो आप तक ड्रग पहुँचे वो बेस्ट इन क्लास हो, क्योंकि आपका पेशेंट आपके चैम्बर में VIP है। हम कभी चाहेंगे उसके सामने आपको लेट डाउन होना पड़े। अपने पेशेंट को पीस ऑफ माइंड के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप इसके बेनिफिट दे सकते हैं। एक और चीज़, हम किसी कंपनी को भी और किसी कंट्री को भी क्लेवरी के साथ जो है वो सेल आउट नहीं करते। फिर आपके जेहन में आएगा यार ये लोकल कंपनी से ये कहाँ से परचेज कर रही हैं? दे आर परचेजिंग राइट फ्रॉम ओपन मार्केट, इंडिया और चाइना। जबकि इंडियन मेड का सिर्फ से बहुत सारी डेथ रिपोर्ट हुई हैं रिसेंटली साउथ अफ्रीका में। तो जहाँ क्वालिटी की बात है, एश्योरेंस की बात है, यू कैन रिलाई ऑन द GSK। और इसमें इसकी मैन्युफैक्चरिंग में मोर देन 140 एक्सपर्ट जो है एट द सेम टाइम जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं खास तौर पे। और इसमें एक और चीज़ है, वो आप आखिर में जो एक पॉइंट जो इसका सबसे डिफरेंट है, वो आपको यूनिक करेगा, वो आप आखिर में बताएंगे मेरे कुलीग। लेकिन उससे पहले एक और चीज़, इसमें एक और अगर डोज की बात करें, देखें आपका कॉन्फ्रेंस कितना है, हर साल 190 मिलियन, 19 करोड़ टैबलेट या सिरप नहीं है, 19 करोड़ ट्रीटमेंट कोर्स हैं जो आप रिकमेंड करते हैं अपने केसेस में, अपने पेशेंट में, किस इंडिकेशन में जहाँ पर खास होते हैं, वहाँ पर बैक्टीरियल साइनसाइटिस में, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में और ACPD में। इन चारों में टियोलॉजी एक ही है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, H. इन्फ्लुएंजाई और मोर्फिला कैटेलस, बीटा लैक्टमेस और नॉन बीटा लैक्टमेस जो है वो दोनों के लिए। और इस तरह स्टेफ ऑरिस की रिकवरी है स्किन सॉफ्ट में और गाइन इन्फेक्शन में, और लास्ट में जो है वो डेंटल इन्फेक्शन के हवाले से ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एरोब और एनरोब को कवर करता है। और डोज की अगर बात करें तो यहाँ पर देखें इसकी, अगर पेशेंट 12 साल से ऊपर है, माइल्ड टू मॉडरेट है, तो वहाँ 1 टैबलेट ऑफ 625 मिलीग्राम, 1 टैबलेट BD। अगर सीवियर कंडीशन है तो वहाँ 1 ग्राम की 1 टैबलेट BD। अगर बच्चे हैं तो 2 सस्पेंशन इसमें 156.25 और 312.5 मिलीग्राम पर 5 ml, जो कि DS के नाम से भी है। अगर तो माइल्ड टू मॉडरेट है तो 20 to 40, अगर सीवियर कंडीशन है तो 40 to 60 मिलीग्राम पर kg पर डे इन 3 डिवाइडोज में। और कहीं अगर आप देना चाहते हैं पेशेंट में कि BD डोज दी जाए, उसमें TDS नहीं ले सकता, तो वहाँ पर आपके पास BD का ऑप्शन भी अवेलेबल है। यहाँ इसका नाम ही ऑगमेंटेड BD सस्पेंशन है, और यहाँ हमने स्ट्रेंथ बढ़ाई है 457 मिलीग्राम पर 5 ml। और इसमें अगर देना चाहें माइल्ड टू मॉडरेट में तो 25 to 45 मिलीग्राम, अगर सीवियर कंडीशन है तो 45 to 70 मिलीग्राम पर kg पर डे इन 2 डिवाइडोज में। यानी दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, BD का भी और TDS का भी। लेकिन जहाँ आप देना चाह रहे हैं BD, तो वहाँ इसको कतन BD मत दीजिएगा। जहाँ TDS रिकमेंडेशन है उसको TDS दीजिएगा, इसको BD देना है, इसको BD नहीं देना। अगर BD देंगे तो वहाँ जो बाउंड है रिजल्ट, वो बाउंड वो नहीं मिलेंगे, तो उसको वहाँ TDS में इस्तेमाल करना, प्लेन और DS को। जो BD है उसको BD में इस्तेमाल करना है। और इसमें एक और जी सर, एग्जैक्टली सर, मैं चाह रहा था कि कोई क्वेश्चन रेज करे। देखिए सर, यहाँ पर एक फैक्टर है, यहाँ पर डोज के साथ जो है हाफ लाइफ का कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर एक फैक्टर है टाइम अबव MIC। देखिए हर पैथोजन की एक मखसूस MIC होती है। ये देखें, ये रेड लाइन दिखा रही है MIC ऑफ सर्टेन पैथोजन है। फोर्स के कोई एक पैथोजन A है, और ये नीचे जो बार जा रहा है दैट इज ये इसमें आ रहा है, दैट इज द ड्रग कंसंट्रेशन। जैसे ही ड्रग जो है रेड लाइन को क्रॉस करती है, दैट इज कॉल्ड द टाइम अबव MIC कंसंट्रेशन। ये टाइम अबव MIC अगर 40% है, किस चीज़ का, जिस डोज में आप दे रहे हैं उस इंटरवल का। अगर तो आप दे रहे हैं TDS, वही कर क्वेश्चन का आंसर, और अगर आप BD दे रहे हैं तो उसके लिए 12 hourly दे रहे हैं आप BD, उसका 40% होना चाहिए। फर्स्ट क्या आप उसको दे रहे हैं 8 hourly, तो उसका 40% कितना बनता है, 4 into 8 3.2 hour। और अगर BD दे रहे हैं तो उसका बनता है 4 into 12 4.8 hour। अगर वो TDS में 3.2 hour है और BD में 4.8 hour है टाइम अबव MIC, तो उस सूरत में वो ड्रग जो है उसके लिए एफिकेसी कितना शो करेगी, उस पैथोजन के लिए 80 to 100%। और ये है कि आप उसको जो है वो चाहे BD में दें चाहे TDS में दें रिकमेंडेड डोज में, तो वो हमने आपके लिए जो है इसके टाइम ऑफ MIC कैलकुलेट किया हुआ है, उन तमाम के लिए मोर देन 40% है। ये जो है कि आप प्लेन को जो है वो जो DS और प्लेन जो है उसको TDS दें, और जो BD है उसको BD में दें। इस तरह जो टैबलेट रखी हैं वो भी BD और TDS से रखी हैं, ताकि इस पेशेंट जो है सेम आपको कभी जो आप चाह रहे हैं वो मिल जाए आपको। और लास्ट में देखिए आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये एक पहले हमारे पास अवेलेबल था 6 का एक पैक 625 मिलीग्राम और 1 ग्राम। यहाँ पर एक है, वहाँ पर 2 हैं। कोई बताएगा कि कोई शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस कि ये क्यों है? वहाँ एक पैक है 6 टैबलेट का, वहाँ 2 हैं। देखें आप जब किसी को प्रिस्क्राइब करते हैं तो पेशेंट की साइकी क्या होती है, वो एक पैक परचेज करने के बाद आगे इस्तेमाल करना छोड़ता मोस्टली, ऐसे देखा गया ना। तो हमने यहाँ पर देखा पेशेंट जो है वो डोज पूरी नहीं कर रहा, सिर्फ 3 दिन ले रहा है, और बाकी जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि पेशेंट जो है EMR की तरफ जा रहा है। तो हमने इस चीज़ को जरूरत को महसूस करते हुए इस पैक को जो है 6 की बजाय 12 का कर दिया है। उसका बेनिफिट क्या है, अब पेशेंट जो लेगा कम से कम 5 से 6 दिन की डोज तो लेगा ना।
अब यहाँ आप पे मुनसर है कि उस पेशेंट को कन्विंस करें, काउंसिल करें कि जब भी ले मिनिमम जो है वो 5 से 7 दिन की डोज ले, ताकि उस पेशेंट को इफेक्टिवनेस तो हो ना, अदरवाइज पेशेंट जो है इज गोइंग टुवर्ड द AMR। तो यहाँ अपना रोल प्ले करना है कि उस पेशेंट को जो है वो डोज पूरी करानी है ताकि AMR को, और GSK वन ऑफ द कंट्री जो वर्ल्ड वाइड 45 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग खर्च कर रही है इस सेक्टर के लिए, कोई और सिंगल कंपनी भी खर्च नहीं करी, पाकिस्तान जो है इसमें खर्च कर रही है। और एक और चीज़, हर साल GSK $3.2 बिलियन जो है खर्च करती है फॉर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। आपकी हर प्रिस्क्रिप्शन जो आप दे रहे हैं GSK की, आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है प्रमोट कर रहे हैं रिसर्च और डेवलपमेंट को, इसको जारी रखिएगा। खुदा ना खासा कल को अगर वाइंड कर देती है, आप बिलीव करें यही 1 ग्राम की टैबलेट जो है वो जो यहाँ इस वक्त जो है 100 रुपये से कम है, वो 1000 से ऊपर मिलना मुश्किल हो जाएगी। GSK का होना पाकिस्तान में एक नेमत से कम नहीं है फॉर खास फार्मास्यूटिकल के अंदर। आप अगर फील करें कि हमारे जो सेरिटाइड था वो सऊदी अरब से आता है, उसकी प्राइस कितनी है, यहाँ कितनी थी और अब उसकी प्राइस कितनी है, तो कहने का मतलब है कि जहाँ आप इसको काइंडली जो है इसको प्रमोट कीजिएगा रिसर्च और डेवलपमेंट को। और लास्ट में एक आखिरी एक स्टेटमेंट है वो काइंडली देना चाहेंगे कि हम इसको ऑगमेंटन जो है वो बाकियों से सुपीरियर क्यों है, प्लीज़। स्ट्रेप्टोमाइसिस की जो स्ट्रेन्स हैं वो पिछले 25 साल से टेस्ट होती हैं और मोस्ट एप्रोप्रिएट क्लैरिनेटिक एसिड उससे ड्राइव होता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑगमेंटिन। यानी इसका मतलब ये है कि जो अपडेटेड क्लैरिनेटिक एसिड है वो आपके पेशेंट तक पहुंच रहा होता है। यानी ये नहीं है कि जो 40 साल पहले क्लैरिनेटिक एसिड था आज भी वही है। तो मोस्ट अपडेटेड स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस की उससे ड्राइव होता है क्लैरिनेटिक एसिड और वो यूज होता है ये सारी चीजें जो है वो जेनेरिक कंपनी जो है ना, चाहे वो कितनी भी अच्छी जेनेरिक कंपनी हो, वो ये चीज प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी। तो ऑगमेंटेड के केस में आपको बेस्ट इन क्लास क्वालिटी मिलती है, जिसमें जैसे इन्होंने कहा कि 300 रेटम क्वालिटी टेस्ट 140 डेडिकेटेड सिक्योरिटी सिंगल साइड के ऊपर दिन रात काम करते हैं क्लैरिनेटिक के। तो ये कटिंग एज है ऑगमेंटेड का, तो यकीनन आप काम कर रहे हैं आगे।